एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? लाइव आ जाइए ताकि सेशन की शुरुआत की जा सके। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और सभी का स्वागत है केजीएस टीचिंग एग्जाम चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? जल्दी जल्दी जुड़ जाएं ताकि हम क्लास की शुरुआत कर सके और देखें कि आज कौन से सवाल आए हैं। आज के सवाल बेहद बहुत अच्छे सवाल हैं, है ना। बहुत मजा आएगा आज आपको क्लास में। ये जो क्लास है ये यूपी टेट के लिए होती है। जल्दी से आप सभी आए और चैट बॉक्स पे बता दीजिए कि आप लाइव आ चुके हैं। 1 मिनट रुकिएगा जरा। हाँ जी, एक बार आप सभी बता दीजिए कि लाइव आ चुके हैं ताकि हम क्लास की शुरुआत कर सके। चैट बॉक्स पे एक बार लिख दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि सब कुछ ठीक है और हम शुरुआत करें। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कल मैंने सीटेट की आंसर की, आपने देखा होगा सीटेट की आंसर की आ गई है। तो मैंने कल एक इवेंट किया था जिसमें मैंने बताया है कि कैसे आंसर आपको चेक करने हैं। देख लीजिएगा उसे और जरूर बताइएगा कि आप लोग के मार्क्स कितने आ रहे हैं ना, कितने मार्क्स आ रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की यूपी टेट की। और ये पहला सवाल है, चलिए उत्तर देने का प्रयास करें आप सभी। जय, राजेश, वर्षा, संजू, बहुत बढ़िया। सभी का स्वागत है क्लास में। आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ा करें। ठीक 12 बजे ये क्लास स्टार्ट हो जाती है और 1 घंटे की ये क्लास होती है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप आएंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए क्योंकि आप लोग को पता होगा टेट के नोटिफिकेशन आ रहे हैं, है ना। तो बहुत जल्द आपको यूपी टेट भी देखने को मिल सकता है। राजेश, कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके, ये भी बताइएगा जरा। कितने मार्क्स बन रहे हैं? संजू, वर्षा, शालू, जय। हाँ जी शालू, ठीक है। चलिए सवाल का उत्तर देने का प्रयास करें और जरूर बताइएगा उसी वीडियो के नीचे कि आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं। जो मैंने इवेंट लिया था ना, बताइएगा। देखिए सवाल क्या कह रहा है, जरूर आएगा थोड़ा सा। ओ ये तो गड़बड़ हो गया राजेश, चलो कोई बात नहीं। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। अब आप बताएं कौन सा कथन इनमें से सही है। सही पहचानिए। अच्छा, लिंग के आधार पर क्या हम ये बोल सकते हैं कि बॉयज आर मोर इंटेलिजेंट? बेटा बहुत जल्द होगा शालू, अभी मुझे भी इसकी इंफॉर्मेशन पता नहीं है ना बच्चे। मैंने तुम्हारा कमेंट पढ़ा था बट उसका इंफॉर्मेशन ही नहीं था, तो क्या रिप्लाई करते हैं ना। तैयारी जरूर चल रही है, इसका संकल्प बैच चल रहा है हमारे ही एप्लीकेशन पे, उससे आप जुड़ सकते हो। कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं। तो आपको पता है कि लिंग का बुद्धि से कोई संबंध नहीं है ना। यानी जो डी कैसे होगा बेटा, ध्यान दीजिए। डी कैसे होगा? बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। इसको अपने निजी जीवन से रिलेट करके उत्तर नहीं देना है, ठीक है। डी नहीं होगा, ना डी होगा, ना ए होगा, ना बी होगा। क्योंकि सवाल पे ध्यान दीजिए, जो भी आपकी इंटेलिजेंस है उसका आपके लिंग से कोई संबंध नहीं होता। देखिए दो चीजें होती हैं, एक होता है जेंडर और एक होता है सेक्स, जिसे आप लिंग कहते हैं, ठीक है। और ये जो है ये हमेशा सोशल होता है और ये हमेशा जैविक बायोलॉजिकल होता है। इस पे ध्यान दीजिएगा। एक सवाल तो इसी पे बन सकता है और आपको ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है, कि कौन सा सोशल होता है और कौन सा आपका बायोलॉजिकल होता है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है बच्चे की कुछ प्रॉब्लम आ रही हो, चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई अगले सवाल पे चलते हैं। ये पहला है, जेंडर बाइस पे सवाल था। ये दूसरा सवाल है और उत्तर दीजिए। कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के आधारभूत सिद्धांतों में कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? देखिए एनसीएफ 2005 आपने पढ़ा होगा, पूरी उम्मीद है, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, पढ़ा दिया जाएगा। कह रहा है इसमें से कौन सा भाग नहीं है? कह रहा है अच्छी वाह्य परीक्षाओं का, हाँ जी, अच्छी वाह्य परीक्षाओं का आयोजन करना, ठीक है। रटने को महत्व प्रदान नहीं करना, तो ये तो बिल्कुल अच्छी बात है भाई, रटने को महत्व हम नहीं देंगे। पुस्तकों से इतर ज्ञात प्राप्त करना, यानी एक्वायरिंग नॉलेज अदर देन बुक्स, है ना। ओनली एंड अदर, ये दोनों ऑप्शन खतरनाक होते हैं। ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ना,
तो ज्ञान को तो जरूर जीवन से, वास्तविक जीवन से, रियल लाइफ एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी अगर हम ध्यान दें तो ये वाला पॉइंट थोड़ा सा गड़बड़ है कि भाई कंडक्टिंग गुड एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस, है ना। ललिता, श्रेया, आप सभी लोग क्लास में 12 बजे टाइम से आया करें। 12 बजे क्लास चलती है। आप अभी यूपी टेट में मेरी क्लास देख रहे हैं, बहुत जल्द आपको सारे टीचर्स की क्लास दिखेगी, है ना, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं अदर स्टेट के टेट के नोटिफिकेशन धीमे धीमे देखने को मिल रहे हैं और बहुत जल्द, जैसे हम लोग जिन परीक्षाओं का इंतजार कर रहे हैं ना, जैसे आपका केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, बीपीएससी हो गया यानी बिहार शिक्षक भर्ती का 4, DSSB हो गया, तो ये एकदम से सारी चीजें सामने आएंगी, ठीक है। खासकर हमारा सुपर टेट फॉलोड बाय यूपी टेट, यानी यूपी टेट और सुपर टेट तो 4-5 साल का इंतजार है, तो ये एकदम से आएगा, समय मिलेगा सिर्फ 1 महीना। तो अब आपके पास है कि भाई क्या करना है, ठीक है। नहीं बेटा, जो आपका टेट होता है ना, यूपी टेट, उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सारे टेट से रिजेंबल करता है, डिफरेंस है सीटेट से डिफरेंस होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि जो एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र है, मेन फॉर्मूला है, दैट इज योर लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी जो शिक्षा होनी चाहिए वे विदाउट बर्डन होनी चाहिए, एजुकेशन विदाउट बर्डन होनी चाहिए। वो भी आएगा श्रेया, वो भी आएगा। 5 प्रिंसिपल्स हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के, ध्यान से देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सोनिया, प्राउड ऑफ यू, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, एनसीएफ 2005 के 5 सिद्धांतों की बात हो रही है। पहला कह रहा है बालकों की परीक्षा, जो आपका ये है ना, टू मेक चिल्ड्रंस एग्जामिनेशन सिस्टम फ्लेक्सिबल एंड लिंक इट विद क्लास एक्टिविटीज, बिल्कुल सही बात है, कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना चाहिए, है ना। क्या चीज 10-11 गोले भरे हुए नहीं है, ऐसा क्यों है सुवर्णा, अभी चेक करते हैं, रुक जाओ, अभी बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। बालकों के संपूर्ण ज्ञान को विद्यालय और पाठशाला के बाहरी जीवन से जोड़ना, बालकों की शिक्षण प्रक्रिया रटंत पद्धति से मुक्त होनी चाहिए, चहुमुखी विकास पर पाठ्यचर्या हो, बालक में एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास हो जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय समस्याएं शामिल हो। यानी ये कुछ 5 सिद्धांत हैं आपके एनसीएफ के, पहचानने को आ सकते हैं, ठीक है, या आपको पता होना चाहिए कि ये बातें कही गई हैं, ये 5 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तीसरे सवाल पे चलते हैं और आप उत्तर दीजिए। कह रहे शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। राकेश थोड़ा धैर्य रखें, बहुत जल्द आपको दिखेगा टीचिंग महापैक, ठीक है, उस पे काम चल रहा है, आप लोग को बहुत जल्द दिखेगा। जल्दी से बता दीजिए, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं सृजन करते हैं, भाई चिल्ड्रन क्रिएट देयर ओन नॉलेज। विद्यालय में आने से पहले बच्चों को कोई पूर्ण ज्ञान नहीं होता। देखिए ये तो गलत बात है ना। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को कष्ट होता है। आपने कभी ऐसा सुना है कि लर्निंग प्रोसेस में बच्चों को किसी प्रकार की तकलीफ हो रही हो? बच्चे यथावत वही सीख रहे हैं जो उन्हें पढ़ाया जाता है। तो यानी अगर मैं शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से देखूं तो जो हमें पता है, एक संरचनावादी प्रोस्पेक्टिव से भी देखूं तो बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। जानते हैं ना आप ये चीज, चिल्ड्रन कैन क्रिएट देयर ओन नॉलेज, है ना। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल जो कि 4th सवाल है कि डिसलेक्सिया का संबंध किससे होता है? जल्दी से बताएं, सुवर्णा परेशान ना हो, अभी इसके बारे में बात कर ली जाएगी, परेशान मत होइए। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, ये सभी आपकी लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसे हम अधिगम अक्षमता बोलते हैं, है ना, अक्षमताएं तो बोलते हैं। डिसकैलकुलिया हो गया जो कि गणित से संबंधित है, बिल्कुल, जो आपको किसी ना किसी तरीके से फर्क डाले, है ना। तो यानी ये कौन सी है? ये रीडिंग डिसऑर्डर है, पठन वाला है, ये तुम्हारा किससे संबंधित है? पठन विकार है। इसको हम क्या कह सकते हैं? पठन विकार के नाम से जान सकते हैं, ये पठन विकार है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला 5वां सवाल,
परामर्श का उद्देश्य क्या है? नहीं बच्चे, संदीप क्या हुआ? परामर्श का उद्देश्य क्या है? बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता करना। भाई तुम किसी चीज, बच्चे की काउंसलिंग करते हो, ठीक है, तो क्यों करते हो? काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? आपने सुना होगा, है ना, काउंसलिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है, क्यों की जाती है बच्चों की काउंसलिंग? गाइडेंस एंड काउंसलिंग तो चैप्टर भी है, आपने बीएड में भी पढ़ा होगा, है ना। बच्चे को समझने के लिए, बच्चे की कमियों का पता लगाने के लिए, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करने के लिए, या उपरोक्त सभी? अब आप बताएं, परामर्श का क्या उद्देश्य है? बच्चे को समझना, बच्चे की कमियों का कारण पता लगाना। बिल्कुल होगी संदीप, बिल्कुल होगी, ठीक है। बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना या उपरोक्त सभी? अब आप बता दीजिए क्या होगा भाई, सभी लोग उत्तर देने का प्रयास करें। यस, तो ये आपका होगा उपरोक्त सभी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि काउंसलिंग क्या होती है, आप बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हैं किस लिए? ताकि आप उसकी कमी का पता लगा सकें, आप बच्चे को समझ सकें, आप बच्चे को एडजस्ट कराने में हेल्प कर सकें, समायोजन में मदद प्रदान कर सकें। छठा सवाल, बच्चों में नैतिकता की स्थापना, अगर आप बच्चों में नैतिकता स्थापित करना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कैसे कर सकते हैं? बता दीजिए। मॉरल, जैसे कहते हैं ना भाई, नैतिकता क्या है? नैतिकता क्या होती है? जैसे हमें समझ में आए कोई काम हम कर रहे हैं तो ये अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, बुरा किया तो इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा और क्या हमें करना चाहिए, है ना। कुछ ऐसी भावनाएं जो हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए, जिन्हें मोरालिटी बोलते हैं या वर्च्यूज के नाम से भी बोला जाता है। बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूल्स में तो वर्च्यूज पढ़ाए जाते हैं जो बेसिकली मोरालिटी से ही संबंधित होते हैं, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो क्या है बच्चों में नैतिकता? उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़ाना। क्या आप बच्चों को धार्मिक पुस्तकें पढ़ाकर उनमें मोरालिटी ला सकते हैं, नैतिकता विकसित कर सकते हैं? या शिक्षक अपने आदर्श रूप में, आपको पता है जब बच्चा छोटा होता है और वो सबसे पहले, आप अपना समय भी याद करिए, वो टीचर को बहुत मानता है ना, और टीचर की ही सब चीज को कॉपी करता है। हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं क्लास में, तभी कहते हैं कि बच्चों के सामने सोच समझ के बोलना चाहिए, है ना। आप जैसा कर रहे हैं तो वैसा ही वो सीख रहे हैं। तो बेटर है कि आप अगर उन्हें कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले वो चीज आप अपने में बदलाव लाएं, है ना, अपने अंदर लाएं। तो यस, अगर शिक्षक एक आदर्श रूप में व्यवहार करेगा तो बच्चा सीखेगा, है ना, बच्चा सीखेगा कि मेरी मैम तो ऐसे करती हैं, मेरे मैम तो ऐसे बोलती हैं, मेरी मैम तो कहती हैं ये नहीं करना चाहिए। मैं सिखाऊं कि बेटा कॉपी से पेज नहीं फाड़ने चाहिए, और एक दिन बच्चा मुझे ही कॉपी से पेज फाड़ते देख रहा है। समझे बात को? समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? तो यानी कि आपके व्यवहार में क्या होना चाहिए, एक आदर्श रूप आना चाहिए, ताकि बच्चा अगर आपको कॉपी कर रहा है तो वो अच्छी चीजों को सीखे, ठीक है। मोरालिटी भी आप इससे ला सकते हैं। सातवां सवाल कह रहा है कि अच्छा ये क्लास तुम्हारे झारखंड में भी काम आएगी, उत्तराखंड टेट पे भी काम आएगी, है ना, इवन एमपी टेट में भी काम आएगी, है ना, यूपी टेट में तो काम आएगी ही आएगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थियों के मध्य तुम्हें क्या लगता है, टीचर और बच्चों के बीच में रिलेशनशिप किस प्रकार का होना चाहिए? स्नेह का, है ना, या विश्वास का, या सम्मान का? देखिए, देयर शुड बी अ गैप, थोड़ा स्पेस होना चाहिए, है ना। हमें बच्चों से फ्रेंडली बिहेवियर करना है कि बच्चे हमें अपनी बात कह सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो हमारे कंधे पे हाथ रख रहे हैं, है ना। समझ रहे हैं बात को, कि एक स्पेस को भी मेंटेन रखना है, लेकिन सम्मान, विश्वास और स्नेह के साथ, है ना। बच्चे को क्या करना है, बच्चे को स्नेह, विश्वास और सम्मान तीनों की जरूरत है, और तीनों टीचर देगा, ठीक है। आठवां, डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने दिया था, किसने किया था? डाल्टन सुना होगा आपने, किलपैट्रिक, पार्कहर्स्ट, डाल्टन या फ्रोबेल? बता दीजिए। नहीं बेटा, हमने झारखंड का एग्जाम देखा है, तुम परेशान मत हो संदीप, ठीक है, हमने देख रखा है, बिल्कुल आप परेशान ना हो। हम आपको, अच्छा सुन लीजिए आप सभी, वरना मैं बताना भूल जाऊंगी, कल मैं क्लास नहीं लूंगी, ठीक है। कल फ्राइडे है, कल मैं क्लास नहीं लूंगी, कल कोई भी क्लास नहीं है, यानी कल 26 जुलाई को मेरी कोई भी क्लास 12 बजे नहीं होगी, ठीक है। कल मैं नहीं आ रही हूं किसी कारण से, ठीक है। और सैटरडे को, शनिवार को जो भी आपके लिए प्लान होगा वो चैनल पे आपको दिख जाएगा। फिर हम मंडे आपसे मिलेंगे, मंडे आपसे 12 बजे जैसे क्लास होती है वैसे ही क्लास लेंगे, ठीक है।
सारे मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आया? कल कोई क्लास नहीं है, कल नो क्लास, कल नो क्लास, ताकि आपको आइडिया लग जाए, बिना बताए नहीं जाते, ठीक है। उत्तराखंड टेट आ तो गया बच्चे, यू टेट उसका नोटिफिकेशन तो देखा ही है, झारखंड का तो नोटिफिकेशन, उत्तराखंड का देखा होगा। बेटा कल कोई क्लास मेरी नहीं होगी, मेरी क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास अब सीधे शनिवार को होगी और मंडे अपने टाइम से 12 बजे होगी। शनिवार को टाइम चेंज हो सकता है क्योंकि आप जानते हो शनिवार मतलब टाइमिंग्स अलग रहती हैं टीचर्स की, ठीक है। चलिए डाल्टन विधि के बारे में बता दीजिए, तो आप सबको पता होगा कौन है डाल्टन विधि के पीछे, कौन है डाल्टन विधि के पीछे, कौन है भाई? कल छुट्टी, मेरी क्लास की छुट्टी है बस, ठीक है। कौन है बताइए जरा, हाँ जी। एक बार आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करें भाई, देखिए क्लास लाइक शेयर नहीं होती है। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया? हाँ नहीं भैया, एक भी छुट्टी नहीं ली है, समझा करो बात को तुम लोग, ठीक है। तो एक छुट्टी तो लेने दो, ठीक है। हेलेन पार्कहर्स्ट होगा आंसर, मतलब एक छुट्टी नहीं ले सकते तुम लोग, गायब होते हो तो हम कुछ कहते हैं क्या, हम कुछ कहते हैं क्या? चलो डाल्टन, देखो डाल्टन के कुछ पद्धति के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा की बात कही, पूर्ण स्वतंत्रता देने की बात कही, व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान दिया। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट के अनुसार जो डाल्टन विधि है या जो पद्धति है वो एक यांत्रिक व्यवस्था है, यांत्रिक व्यवस्था है जिसमें कि वैयक्तिक कार्य के सिद्धांत को व्यवहार में लाया जाता है और शिक्षालयों का सरल और आर्थिक पुनर्संगठन है, जहां शिक्षक एवं शिक्षार्थी को अधिक उपयोगी एवं समय से कार्य करने के अवसर प्रदान होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनकी ये बहुत फेमस ये कोट, मतलब एक मत था इनका। नवा सवाल, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है, बताइए जरा। बिल्कुल हो जाएगा राजा, तुम क्लास में बैठो और धीमे धीमे हम क्या करेंगे, हाँ जी बिल्कुल, धीमे धीमे मंडे से क्या करेंगे, झारखंड, उत्तराखंड, यूपी टेट सबके पेपर लेके आएंगे, सारे तुम लोग को दिखा देंगे कि क्या लेवल रहता है पेपर का, ठीक है। सब दिखा देंगे, परेशान मत हो, तुम्हें खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि क्लास तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, एक अच्छा टीचर जो है वो विद्यार्थियों के मध्य किस प्रकार की भावना देगा? कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं बेटा, क्यों नहीं कर पाएंगे तो कौन करेगा फिर? अच्छा यूटेट देखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मुझे यूपी टेट दिख रहा है। एक अच्छा टीचर जो है उसमें विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा किसका देगा? क्या तुम प्रतियोगिता को बढ़ावा दोगे, प्रतिद्वंदिता को दोगे या तटस्थता को दोगे? तो बेटा सहयोग की भावना को दोगे, है ना। कोऑपरेटिव नेचर पे आप फोकस करेंगे, कोऑपरेशन पे आप फोकस करेंगे, ठीक है। ये एक तरीके से आपका एक सोशल होना भी दिखा रहा है ना। अगला 10वां सवाल, आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रोसेस में शिक्षक की क्या भूमिका है? एक टीचर की क्या भूमिका होती है सीखने हेतु एक सुलभ करता? आपको याद है सीटेट में भी ये सवाल पूछा गया था, अगर आपको याद हो, कि टीचर किस रूप में होता है। जैसे तुम लोग हमारे लर्नर्स हो, मैं तुम्हारे किस रूप में हूं? मैं फैसिलिटेटर के रूप में हूं, है ना। यानी कह रहा है कि बच्चों को गणित, भाषा, विज्ञान और भाषा सिखाए, बच्चों को मूल्य आधारित शिक्षा दे, बच्चों को सभी कुछ पढ़ाने की। तो आपको पता है टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में होता है, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता के रूप में कौन है? आपका टीचर है। समझ में आया? मधु, ललिता, राजेश, सुवर्णा, ये चीज समझ में आई? हैप्पी। चलिए 11वां सवाल, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सबसे ऊपर है टीचर की नजर में? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं या बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं? आपको पता है आपके लिए हर एक बच्चा यूनिक है ना। तो आपको क्या लगता है, कुछ बच्चे सीख सकते हैं कि सारे सीख सकते हैं या बहुत कम सीख सकते हैं? क्या कोई क्राइटेरिया है बच्चों को सिखाने का? हेलो अलीजा, यहाँ पे अगर जिसने सीटेट दिया था तो जरूर बताइएगा कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, और मैंने जो इवेंट किया है अगर उसके नीचे ही आप बता दें तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं आपको कमेंट भी कर दूंगी, ठीक है। बताइएगा जरूर आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। एक अध्यापक की दृष्टि से, और जिनका किसी कारणवश नहीं हो पाया है तो निराश होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी आपके बहुत सारे ऑप्शन आने, बतेरे ऑप्शन हैं, ठीक है। कौन सा कथन सबसे अच्छा है? तो आप सबको इसका आइडिया है कि भाई मैम सारे बच्चे, प्रत्येक बच्चे की बात होगी, सब बच्चे सीख सकते हैं, है ना।
ये तो सिखाने पर है ना, सारे बच्चे सीख सकते, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कुछ अधिकतर कम और एवरेज वाला, ठीक है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं। बहुत बढ़िया मधु, क्या बात है। बच्चा किस प्रकार सीखता है, जो बच्चा है वो किस प्रकार सीखता है, क्या बात है मधु, वेल डन। बच्चा किस प्रकार सीखता है, पुस्तकें पढ़कर, परिचर्चा करके, प्रश्न पूछकर, या कई प्रकार से। आपके अकॉर्डिंग बच्चा कैसे सीखता है? ओके चांदनी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1-2 नंबर तो ऊपर बढ़ेगा ही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन। हो सकता है राजेश, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। जिसका नहीं हो पाया किसी भी कारणवश, अभी तक तो खैर मैंने बहुत कम लोगों का, 1 ही 2 लोगों का सुना है कि जिनका अटक गया है, बाकी सभी का मैसेज आया है कि भाई पेपर क्लियर हो गया, तो बड़ी खुशी होती है देख के, है ना, अच्छा तो लगता ही है। चलिए, बच्चा किस प्रकार सीखता है? भाई बच्चा तो कई प्रकार से सीख सकता है ना, बच्चा तो कई प्रकार से सीख सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि डिस्कशन से ही सीखे या किताबों से ही सीखे, वो कई प्रकार से सीख सकता है, अपने दोस्तों से भी सीख सकता है, अपने घर में भी सीख सकता है, अपने बड़ों से भी सीख सकता है, अपने छोटों से भी सीख सकता है ना। चलिए, प्रश्न पूछकर सीख सकता है, किताबें पढ़कर सीख सकता है, मतलब देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थी द्वारा की गई गलतियों के संबंध में आपकी नजर में कौन सा कथन सबसे सही है? कोई बच्चा गलती कर रहा है, बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं ललिता, डोंट वरी। क्या है गलतियां, इनमें से कौन सा कथन सबसे अच्छा है, बताइए जरा। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो आप क्या कहेंगे कि विद्यार्थी को कभी गलती नहीं करनी चाहिए, आप कहेंगे गलतियां अधिगम प्रक्रिया का भाग है, आप कहेंगे विद्यार्थी की लापरवाही की वजह से गलतियां हो रही हैं, या कभी कभी वो गलतियां कर सकता है। आपको मैंने सिखाया है ना, एक ये असेसमेंट और ये गलतियां। अतुल, तुम्हारा नंबर कितना बना सीटेट में, कितना नंबर बना? ठीक है, अगर तुम लोगों ने पढ़ाई की है तो नंबर भी तो बताया करो, कितना कितना नंबर बन रहा है। अब देखो यहां पे, देखो हमेशा सिखाया है कि जो गलतियां करते हैं बच्चे, वो पार्ट होता है हमारे लर्निंग प्रोसेस का, है ना, ये भाग है हमारे अधिगम का। गलती कर रहा है यानी सीख रहा है, बहुत बढ़िया अतुल, वेल डन। गलती कर रहा है यानी सीख रहा है। 14, मधु गणित में कमजोर है, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का कारण क्या हो सकता है? प्रायः लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, या उसके माता पिता अनपढ़ हैं, या उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, या गणित शिक्षण की विधि त्रुटिपूर्ण है। अब आप बताओ, अगर बच्चा गलती कर रहा है, अगर बच्चा गलती कर रहा है या किसी तरीके से कुछ उसमें ड्रॉबैक्स है, यानी कमजोर है, वीक है, ठीक है, तो अब आप बताएं बताएं, एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में उसके गणित में कमजोर होने का कारण क्या है? मधु दीदी बताइए। बेटा बिल्कुल 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 अतुल, बहुत जल्द आपको मिलेगा, इसी हफ्ते प्लान किया जा रहा है, इसी हफ्ते प्लान किया जा रहा है, ठीक है, बहुत जल्द आपको दिखेगा। चलिए बता दीजिए, कोई है जो गणित में कमजोर है, तो एक अच्छे अध्यापक की दृष्टि में गणित में कमजोर होने का कारण क्या है? ऐसा तो कहेंगे नहीं कि लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं, ये तो जेंडर वाइज बात हो गई, या उसके माता पिता पे भी नहीं जाओगे, है ना, उसे अध्ययन में रुचि नहीं है, अगर रुचि नहीं होती तो वो यहाँ गणित नहीं लिखा होता, लिखा होता वो सब में ही बेकार चल रही है ना, तो यानी यहाँ पे एक ही पॉइंट बच रहा है ना, हमने बोला ना, बच्चा गलती कर रहा है, सिस्टम को दोष देना है, तो यानी कि 4th विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हालांकि ऐसा एक्चुअल में ऐसा होता कहां है। निम्न में से सर्वोत्तम, बैठ सकते हो वर्ग 3 के लिए, एमपी टेट के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा कथन है? एक अच्छा अध्यापक अध्यापन के लिए लेक्चर विधि का प्रयोग करे, सदैव प्रदर्शन के माध्यम से सिखाए यानी डिमॉन्स्ट्रेशन, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करे, मोटिवेट करे, या विद्यार्थियों को सदैव डिसिप्लिन में रखे। तो सबसे पहले तो यही कटेगा, डिसिप्लिन में रखोगे यानी बच्चा वहां बोल ही नहीं रहा है, बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है, एक्टिव ही नहीं है ना। दूसरा सदैव प्रदर्शन, है ना, तो टीचर जो है वो अपनी लर्निंग स्टाइल क्लास के अकॉर्डिंग बदल सकता है,
है ना भाई। हो जरूरी थोड़ी ना जिस लर्निंग स्टाइल को मैं अपना रही हूँ या जिस टीचिंग लर्निंग मटेरियल को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वही मेरे पूरे क्लास में काम आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी चीज बाउंडेड नहीं होगी, केवल केवल वाला नहीं होगा। जैसे कह रहा है कि व्याख्यान विधि का प्रयोग करेगा, ये तो बड़े बच्चों पे अप्लाई होती है, छोटे बच्चों पे आप लेक्चर विधि नहीं कर सकते। डिमॉन्स्ट्रेशन थोड़ा सा ऑप्शन सही है, पर वो कह रहा है सदैव, तो ये भी ऑप्शन कटेगा। तो यानी टीचर का मेन काम ये है कि वो हमेशा बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता रहे। एक अच्छा टीचर यही करेगा, है ना। वो हमेशा अपने बच्चों को सिखाने के लिए भी क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा, और बच्चों को सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा, है ना। आपको कभी बच्चे को ये नहीं कहना है कि आप ये नहीं कर सकते, आपको हमेशा कहना है कि तुमसे होएगा, जरूर होएगा, है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित का क्या मुख्य उद्देश्य होता है? मैथ्स का, कि बच्चों को अंक गणित का ज्ञान देना, ठीक है। अच्छा नहीं राजा, नहीं। बच्चों में गणित के प्रति रुचि पैदा करना, बच्चों में तार्किक चिंतन और समस्या समाधान योग्यता का विकास करना, बच्चों के संवेगात्मक विकास करना। अब तुम बताओ जरा, गणित का संवेगों से कोई संबंध है क्या? क्या यहाँ पे बात हो रही है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य? तो तुम ऐसा तो करोगे नहीं। यानी अगर गणित की बात हो रही है तो यानी बच्चों में तुम तार्किक चिंतन और समस्या समाधान योग्यता का विकास करोगे, क्योंकि यही तो सीधे सीधे संबंधित है गणित से, है ना। सी विल बी द करेक्ट आंसर। इजी था ये। 17वां, मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की क्या विशेषता है? अगर मेंटली कोई टीचर हेल्दी है तो उसकी विशेषता क्या होगी? कुछ टीचर होते हैं ना जिनको बहुत कुछ आता है बट लेकिन क्या है, आपा खो बैठते हैं, ठीक है। तो वही है ये, वह संवेगात्मक रूप से संतुलित हो। बिल्कुल सही बात है भाई। अपने विषय का गहन ज्ञान हो। बेटा देखो ये एक ऐसा पॉइंट है ना, हमारे टाइम पे भी ग्रेजुएशन में हमारे पास एक दो प्रोफेसर थे जिनके पास ज्ञान की अति थी, मतलब इतना ज्ञान था कि क्या बताएं भाई। प्रोफेसर है, ज्ञान तो होगा, लेकिन वो डिलीवरी नहीं कर पाते थे, हमें उनका पढ़ाया हुआ कुछ नहीं समझ में आता था। तो ऐसा ज्ञान किस काम का, ठीक है। तो ये तो गलत है कि विज्ञान का गहन ज्ञान हो। अत्यधिक संवेदनशीलता भी नहीं लानी है ना। सख्त अनुशासन तो बिल्कुल नहीं। सख्त अनुशासन में तो सिर्फ बच्चे पूरी तरीके से पैसिव है ना। अनुशासन में जिस क्लास से बिल्कुल आवाज नहीं है तो क्या वो क्लास एक्टिव होगी? कतई नहीं होगी, है ना। पिन ड्रॉप साइलेंस वाली क्लास अच्छी नहीं मानी जाती। यानी जिनके इमोशंस स्टेबल होंगे, है ना, इमोशन स्टेबल होंगे तभी तो टीचर धैर्य बनाए रखेगा। इतने सारे बच्चे होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न जगह से आ रहे होते हैं, भिन्न भिन्न तरीके से तुम्हें परेशान करते हैं, तो तुम्हारा संतुलित होना बहुत जरूरी है ना। चलिए 18वां, शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शिक्षा का अति महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है उद्देश्य शिक्षा का? पैसा कमाना, आजीविका कमाना, या बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, या पढ़ना लिखना सिखाना, या उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? बताएं आप सभी। यूपी टेट, एमपी टेट, झारखंड, उत्तराखंड और भी जितने आ जाए, छत्तीसगढ़, रीट को छोड़कर, सीटेट को छोड़कर सब जगह सिलेबस तुम्हारा बिल्कुल मिलेगा। समझ रहे हो, सारा सब कुछ मिलेगा। यानी तुम अगर झारखंड के लिए पढ़ रहे हो तो भी क्लास इंपॉर्टेंट है, एमपी के लिए पढ़ रहे हो तो भी क्लास इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए पढ़ रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड के लिए पढ़ रहे हो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये क्लास तुम्हारी रीट और सीटेट पे नहीं जाएगी, बस ये ध्यान रखना। एचटेट पे भी नहीं जाएगी क्योंकि एचटेट का भी लेवल हाई होता है, ठीक है। चलिए, तो आपको पता है बच्चे के सर्वांगीण विकास की बात करेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होगी, ठीक है। शिक्षा का मेन उद्देश्य होता है 90 से 110 के मध्य अगर आईक्यू है, जो हमारी है जनरल लोगों की होती है भाई, तो ये अच्छा मैंने बता ही दिया है कि ये किसकी होती है। आईक्यू चार्ट आपने इंटेलिजेंस में पढ़ा होगा, है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्राइटेरिया पढ़ा होगा, इतने से इतना कौन होगा, 140 के ऊपर वाला गॉड गिफ्टेड होगा, वेरी सुपीरियर, 120 से 30 वाला सुपीरियर होगा, है ना, 90 से 110 वाला आपका कैसा होगा, एवरेज होगा। तो हम लोग क्या है, हम लोग सामान्य बुद्धि वाले हैं। प्रतिभाशाली बच्चे की कैसी बुद्धि होती है? 140 के ऊपर, यानी हम लोग जनरल बुद्धि में आते हैं। एक चार्ट दिखाते हैं आपको, ये देखिए आईक्यू रेंज, यानी सबसे ऊपर देखिए कौन बैठा है, वेरी गिफ्टेड, हाईली एडवांस या वेरी सुपीरियर कह लो, है ना। उसके बाद 130 से 140 में गिफ्टेड बच्चा बैठा है, 120 से 29 सुपीरियर है, 110 से 19 हाई एवरेज, 90 से 109 एवरेज, 80 से 89 लो एवरेज, 70 से 79 बॉर्डर लाइन, 55 से 69 डिलेड एंड 40 से 54 अगेन मॉडरेटली इम्पेयर्ड। मतलब नीचे वाले तो ये जो होंगे यहां से तुम्हारे काम के हैं, समझे बात को, ठीक है। कौन सा वाला था ये? 19। चलिए 20 पे आ जाए। सतत व व्यापक मूल्यांकन
में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। क्या पीजी के बाद निर्मला क्या लिख रही हो? क्या लिखा बेटा आपने? नहीं समझ में आया। चलिए, सतत व व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या होता है? क्या तात्पर्य है? इन कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन मीन्स, इनमें तुम किसको रखते हो? देखिए जो पीजी के बाद, हाँ बेटा पीजीटी के लिए फिर भर सकते हैं। देखिए जो जनरल क्राइटेरिया होता है अप्लाई करने का किसी भी एग्जाम में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक सेकंड के लिए सवाल को जरा होल्ड पे कर रहे हैं सरोज, 1 मिनट के लिए। देखिए जो भी जनरल क्राइटेरिया आपके एग्जाम्स का होता है वो कुछ इस प्रकार होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपने बीएड कर रखा है तो आप टीजीटी पेपर के लिए एप्लीकेबल हैं, ठीक है, टीजीटी जो क्लास 10 तक होता है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, मास्टर्स कर रखा है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप पीजीटी के लिए भर सकते हैं, क्योंकि काफी पीजीटी पेपर में बीएड नहीं मांगता। लेकिन अभी उत्तराखंड की एक वैकेंसी आई है जिसमें बीएड मांगा है, तो इट डिपेंड्स कि कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है और क्या वो बीएड मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं। जनरली देखा गया है पीजीटी के पेपर में बीएड नहीं मांगा जाता है, पर टीजीटी में कंपलसरी है, सीटेट भी बीएड भी। प्राइमरी में पहले बीएड था, अब ऑलमोस्ट जगह से हटा दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बेटा मुझे पता है सुवर्णा, मुझे पता है, तो बेटा हो सकता है कि वो ना छपे हो या तुम्हें याद ना हो कि तुमने भरा कि नहीं भरा। ये तो अब तुम्हें कंप्लेन करनी पड़ेगी, उसी में हेल्पलाइन पे कंप्लेन करो तुम, है ना। हाँ अगर तुमने चूज किया है हिंदी अंग्रेजी किसी भी माध्यम में दे सकते हैं पेपर शालू, लेकिन तुमने क्या उसमें चूज की है लैंग्वेज वो मुझे नहीं पता ना। आंसर क्या है? सी है, शैक्षिक सहशैक्षिक। इवन बीएड का एग्जाम भी तुम्हारे ऊपर है, तुम हिंदी में लिखना चाहते हो कि अंग्रेजी में लिखना चाहते हो, ठीक है। आपका शैक्षिक सहशैक्षिक दोनों का मूल्यांकन आएगा। 21वां सवाल, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? आप लोग भी तो देखो ऐसे बीच बीच में पूछते रहते हो ना, तो मैम क्या करती है थोड़े समय बाद आपको बताती है ना। अभी जैसे सुवर्णा का बताया, सब भरे थे सुवर्णा, तो एक बार बात करनी पड़ेगी, उनको मेल करो या हेल्पलाइन पे कॉल करो, सीबीएसई पे ही बात करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका और तो कोई ऑप्शन है नहीं, है ना बच्चे। इसका और क्या हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी ओएमआर तो देखी नहीं और मैं कैसे देखूं, है ना, इस बात को समझो। शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? जल्दी से बता दीजिए, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? शिक्षक द्वारा शिवानी को चुप करा देना चाहिए। तो ऐसा कभी होता है कि आप कुछ पूछे और हम आपको चुप करा दे? चुप नहीं कराना है, ठीक है। शिक्षक द्वारा शिवानी को ध्यान बटा देना चाहिए, आप डाइवर्ट भी नहीं कर सकते बच्चों को। शिक्षक को कहना चाहिए कि मैं नहीं जानता हूं, है ना। सुवर्णा आपको याद है एक नंबर था सीटेट में जिससे कॉल्स गई होंगी कि पेपर कैसा हुआ आपका? अगर वो नंबर है उस पर संपर्क करें आप, क्योंकि वो नंबर मेरे पास नहीं है, आप एक बार उस पर संपर्क करें, है ना, क्या पता टीम आपकी कुछ मदद कर पाए, कुछ राय दे पाए, ठीक है। या शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखिए गलत बताने से अच्छा है कि आप बच्चे को बोल दें, है ना, और प्लस लेकिन उत्तर जरूर दे बाद में, ये नहीं कि उसको छोड़ दिया टहला दिया। आपको क्या करना है, बाद में आप समझिए और उत्तर दीजिए। टीचर शुड अंडरस्टैंड दिस, मतलब जो भी सवाल है, और फिर बाद में उसका सही उत्तर बच्चे को देना चाहिए, ठीक है, जरूरी है। पास ऑन नहीं करना है। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए जब शिक्षक फुर्सत में हो, ठीक है। अच्छा देखती हूँ शालू, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के बाद, या तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है। बेटा मेरे पास है नहीं सुवर्णा, या तो कल तक का वेट करो, मेरे पास एक्चुअली है नहीं, वरना तो मैं दे ही देती। बच्चे की जिज्ञासा शांत करनी चाहिए, टीचर फुर्सत में हो, विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के बाद, या तत्काल। कब करनी चाहिए? अगर मान लीजिए आपके क्लास में कोई बच्चा है जिसको क्यूरियोसिटी है कुछ जानने की, तो आप उसकी जिज्ञासा को शांत करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। फुर्सत वाला पॉइंट नहीं आएगा, ठीक है।
कुछ समय के पश्चात हो सकता था, बट लेकिन अभी जो क्वेरी आई है वो ये नहीं लिखी है कि वो कंटेंट से रिलेटेड है। हो सकता है मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ाई के दौरान ही बच्चा कुछ पूछ रहा है, तब तो आपको तुरंत ही उसकी जिज्ञासा शांत करनी है। अगर वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं है तो वो कहानी अलग हो जाती है कि बाद में आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। 23वां सवाल, आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। अनपढ़ माता पिता के लिए, अच्छा ठीक है, अनपढ़ माता पिता है यानी फिर आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप बच्चे से क्या सिर्फ अंग्रेजी में बात करेंगे जिसने कभी अंग्रेजी नहीं सुनी। आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने के लिए बाध्य करेंगे यानी बाउंड करेंगे, है ना। और कोई भी चीज कंपलसरी या रिजिड तरीके से बच्चे पे फॉलो नहीं करानी है। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे, कभी हम मातृभाषा में बोलने से नहीं रोकेंगे। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाएंगे, यस ये बात सही है। अंग्रेजी क्या, इवन कोई बच्चा भोजपुरी में भी बोल रहा है तो आप उसका मीनिंग हिंदी में, जिस भी भाषा में आप सिखाना चाहते हैं उस वर्ड का मीनिंग ट्रांसलेट करके आप बताएंगे, अच्छा तुम ये कह रहे हो, है ना। मतलब उसको सिखाना है, प्रयास करना है, तो आप उसकी मातृभाषा जिससे वो फैमिलियर है, कहते हैं ना जो वो जानता है उसको वहां लेके जाओ जो वो नहीं जानता। तो वो जानता क्या है, अपनी भाषा, वो अपनी भाषा जानता है, अपनी भाषा से उसे वहां लेके जाओ जो भाषा उसे नहीं पता। और वो कौन सिखाएगा, वो आप सिखाओगे, है ना। दैट तो यू हैव टू वर्क, है ना, आपको वर्क करना पड़ेगा। 24वां सवाल, पुरस्कार और दंड हैं। पुरस्कार और दंड क्या होते हैं, क्या ये एक सकारात्मक प्रेरक होते हैं या नेचुरल होते हैं या कृत्रिम है या अर्जित है, एक्वायर्ड। अब आप बताएं। पुरस्कार और दंड दोनों ही नहीं देना चाहिए कायदे से तो, ठीक है। आप शाबाशी दे सकते हैं अपने शब्दों के माध्यम से, वर्बली आप बच्चे को मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। बट आप कहिए टॉफी, पैसा, ये सब क्या है, ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के पार्ट हो जाते हैं। फिर बच्चा जब कोई कुछ कर रहा है ना तो वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको किसी चीज के लिए रिवॉर्ड मिलेगा। बेटा एक तरीके से देखा जाए तो ये कृत्रिम प्रेरक है, ध्यान दीजिए, ये कृत्रिम प्रेरक हैं आपके। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सबसे ज्यादा अच्छा है। आप सभी जो क्लास में आए हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि ये क्लास आपकी झारखंड, उत्तराखंड सब में काम आएगी, इवन एमपी टेट पे भी काम आएगी, है ना। जो और बड़े लेवल के एग्जाम्स होते हैं जहां अच्छा सिलेबस आता है, अच्छे सवाल आते हैं, जैसे रीट हो गया, एच टेट हो गया हरियाणा का जो होता है, आपका सी टेट हो गया, वहां पे इस प्रकार के सवाल देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा, कल मेरी कोई क्लास नहीं है, कल मेरी कोई क्लास नहीं है, तो कल 12 बजे आप वेट मत करिएगा। सोमवार को 12 बजे क्लास होगी, सभी लोग उस क्लास में आएंगे, ठीक है। सारे बच्चे एक जैसे हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं या कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। मैंने आपको हमेशा सिखाया है कि सारे बच्चे स्पेसिफिक हैं, सारे बच्चे विशिष्ट हैं, सारे बच्चे यूनिक हैं, एवरी चाइल्ड, क्योंकि हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं जहां हम बच्चों को कैटेगराइज नहीं करते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, ऑन द बेसिस ऑफ लेबलिंग। बच्चे का वर्गीकरण करना गलत है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा बच्चा जो भी है वो सारा बच्चा विशिष्ट है, ठीक है। देखिए बेटा एक बात बताएं सरोज, पहले यूपी टेट आएगा, है ना, पहले यूपी टेट आएगा। अगर यूपी टेट आ रहा है, क्योंकि देखिए अदर स्टेट में नोटिफिकेशन आ रहे हैं, ये आ जाएगा यूपी टेट, तो सुपर टेट तो आना ही है 45 दिन के अंदर, ठीक है, क्योंकि 5 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो पूरी उम्मीद है कि इस साल आपको पक्का कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बात बता रही हूं, यूपी टेट आ गया तो सुपर टेट तो जरूर आएगा, ये तो आप लिख लीजिए, है ना। 45 डेज के भीतर ही आपको देखने को मिलेगा। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बोर्ड परीक्षा के द्वारा, सतत व्यापक मूल्यांकन के द्वारा, गृह परीक्षा द्वारा या लिखित व मौखिक। क्यों होना चाहिए मूल्यांकन, और मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। आज का नहीं बेटा, मैंने आज तक नहीं कराया। विजेता बैच के सवाल तो अलग थे बच्चे, वो तो सी टेट था जिज्ञासु, ये यूपी टेट है, ठीक है। कुछ एक दो सवाल रिजेंबल कर जाते हैं क्योंकि भाई सिलेबस में काफी चैप्टर सेम है ना, काफी चैप्टर सेम है, अलग से चैप्टर थोड़ी ना कोई आ जाएगा। बिल्कुल सतत व मूल्यांकन होना चाहिए, सतत एवं व्यापक, ठीक है, सतत व व्यापक। 27वां सवाल, बच्चे के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम है।
बेटा फिर इस पे आप की चैलेंज करिए, शैली की चैलेंज करिए, की चैलेंज करना आता है ना आप लोगों को? बिल्कुल कर सकते हैं निर्मला, सीटेट बीएड करना पड़ेगा, अगर बीएड नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, अदरवाइज सिर्फ आप पीजीटी भर सकते हैं। 6 से 14 साल, बहुत बढ़िया। नीचे लिखा हुआ दिख भी रहा है आप लोगों को कि कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 आर्टिकल 21A in the Constitution of India is to provide free and compulsory education of the children in the group age 6 to 14, 6 से 14, और डिसेबिलिटी चेंज हो जाएगी, 18 साल तक हो जाएगी। ठीक है, डिसेबल वाले बच्चों के लिए 18 साल हो जाएगा। 28वां नंबर, शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल विकलांग है दिव्यांग है तो 6 से 18, बहुत बढ़िया। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? एक टीचर को अपने अध्यापन विषय का ज्ञान होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का क्यों पढ़ते हो? तुम्हारे जितने टीचिंग के एग्जाम है उसमें बाल मनोविज्ञान क्यों पूछा जाता है? यानी तुम एक अच्छे टीचर बनने जा रहे हो तो यानी तुम्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो कॉमन सेंस से ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? सीडीपी क्यों पूछी जाती है? हर टीचिंग एग्जाम में तुम्हें सीडीपी दिखेगी, है ना, भले वो 5 नंबर की दिखे, भले वो 10 नंबर की दिखे, पर दिखेगी जरूर। और अपने ये ले जो एग्जाम है स्टेट के टीईटी एग्जाम्स होते हैं वहां तो 30 नंबर का दिखता है सीडीपी। ठीक है, तो यानी उसकी जानकारी भी तुम्हारे लिए कंपलसरी होगी, तभी तो सिलेबस में रखी गई है। एक बच्चा क्लास में प्रायः सवाल पूछता है, बहुत सारे सवाल पूछता है, उचित रूप में इसका अर्थ क्या है? वह शरारती है। बच्चे का सवाल पूछना उसकी शरारत को नहीं इंडिकेट करता। ठीक है, वह असामान्य है मतलब वो नॉर्मल नहीं है। वह अधिक जिज्ञासु है या वो प्रतिभाशाली है। जब बच्चे सवाल पूछते हैं, सी भी ऊपर नीचे हो गया, ध्यान से देखना। जब बच्चे सवाल पूछते हैं तो यानी ये इंटरेक्टिव क्लासरूम का एक रूप है ना। बच्चा यानी एक्टिव है और बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है। अगर बच्चे के अंदर क्यों, कैसे, कब, जो कायदे से देखा जाए तो पियाजे की जो आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज है या कॉन्क्रीट कह लीजिए, है ना, उसमें बच्चे के अंदर बहुत जिज्ञासा देखने को मिलती है, किसी चीज को जानना, है ना। एक होता है अच्छा ये हो गया, एक होता है ये कैसे हुआ, है ना, किसी चीज को एक्सप्लेनेशन जब बच्चा मांगता है तो यानी बच्चा कैसा है? जिज्ञासु है। और जिज्ञासा है तो आपको क्या करना है? उस जिज्ञासा को शांत करना है, क्यूरियोसिटी को। क्यूरियोसिटी दिखेगी जब बच्चा क्यों, कैसे, कब वाले सवाल पूछेगा। ठीक है, 30वां सवाल उत्तर दीजिए और फिर क्लास को खत्म करेंगे। यह आखिरी सवाल है। एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल लाएंगे शालू, वो भी लाएंगे। पहले तुम लोग क्लास को थोड़ा इधर उधर शेयर करो, सीटेट की तरह क्लास को बनाओ, तुम्हारी डिमांड पूरी कर दी जाएगी, है ना। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एक बच्चा है जो प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है तो आप क्या करेंगे? उस बच्चे को सजा देंगे, आप बच्चे को विद्यालय से निकाल देंगे, या आप पता लगाएंगे और उसकी काउंसलिंग करेंगे, या आप उसके मम्मी पापा से शिकायत करेंगे। मैंने आपको हमेशा बोला बच्चे की कोई भी चीज हो तो पहले बच्चे के साथ आपका निपटारा करना है, आपको निपटारा करना है ना। जब वो नहीं सॉल्व हो पाएगा तो आपको स्कूल पहुंचना है, फिर माँ बाप तक पहुंचना है। ऐसा नहीं कि पहले ही उठा के माँ बाप के पास पहुंच गए, स्कूल से निकाल दिया, प्रिंसिपल से कंप्लेन कर दी, ये सब नहीं है। ठीक है, यानी पहले आप अपने ऊपर लेकर लेंगे चीजें, यानी आप कोशिश करेंगे जानने की कि वो ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहा है, क्या है प्रॉब्लम, है ना। प्रॉब्लम जानने की कोशिश करेंगे। आप में से अगर किसी ने क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर करिएगा। वेलकम अंजलि। ठीक है, और दूसरी चीज जो मैं बताना चाहूंगी, कल है 26 जुलाई और 26 जुलाई को कल मेरी कोई क्लास नहीं है। कल मेरी कोई क्लास नहीं है, मैं आपको बता के जा रही हूं, क्लास को मत ढूंढिएगा। शनिवार है परसों, वो कोई भी क्लास का टाइम लग सकता है। आप लोग काफी टाइम से चैनल से जुड़े हुए हैं, आप लोग जानते हैं कि मैम शनिवार का टाइम कुछ भी हो सकता है मैम का, है ना। हाँ शैली, अगर आप लोग को लगता है ना कि आप लोग का कोई सवाल सही है और सीबीएसई ने गलत उत्तर बताया है, हालांकि चांसेस बहुत कम होती हैं, तो 1000 रुपए में एक सवाल का प्राइस, मेरे ख्याल से जो फीस है वो 1000 रुपए है, आप भर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं? चैलेंज कर सकते हैं अपने उत्तर को। ठीक है, क्यों, क्या हुआ? ठीक है सुवर्णा, और सुवर्णा तुम्हारा भी मैं कुछ करती हूँ, पता लगाती हूँ। सुवर्णा क्या आप हमारे पेड बैच में थे? एक बार बस ये बता दीजिए, क्या आप हमारे पेड बैच में थे, हाँ या ना, इसकी जानकारी दे दीजिए बस। ठीक है, ताकि मैं इसका सॉल्यूशन कुछ करूं, कुछ पता लगाऊं कि क्यों तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, 26 जुलाई कोई भी क्लास नहीं है। सोमवार को अपने टाइम से 12 बजे क्लास होगी।
ठीक है, 12 बजे क्लास होगी। जो भी झारखंड का बच्चा बैठा है, जो भी उत्तराखंड का बैठा है, जो भी एमपी का बैठा हुआ है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, वो सब आ सकते हैं क्लास में। ठीक है, चैलेंज के लिए सीटेट की ऑफिशियल साइट में जाइए, लॉग इन करिए। बेटा अभी शालू लॉन्च ही नहीं हुआ तो कहां से बता दें, आइडिया नहीं ना बेटा, अभी कुछ नहीं पता उसके बारे में। आप लोग सीटेट की साइट पे जाइए, लॉग इन करिए अपने रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ से। वहीं पे आपका वो दिख रहा है, क्या कहते हैं उसको, आंसर की दिख रही है, ओएमआर शीट भी दिख रही है, और वहीं पे की चैलेंज का ऑप्शन भी आ रहा है। ठीक है, तो वहां जाके आप अपना, लेकिन ये ध्यान रखिएगा 1000 रुपए फीस है, थोड़ा सोच समझ के करिएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरा उत्तर सही है 110%, तो ही इस पे पैसा फंसाइएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, बिल्कुल जिज्ञासु, देना देना की बात हो रही है ना, ठीक है। चलिए तो अब मुलाकात करते हैं आपसे सोमवार को ठीक 12 बजे, मंडे मिलेंगे अब। ठीक है, सैटरडे जो भी टाइम रहेगा वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा सैटरडे मेरी क्लास कितने बजे होनी है और किस चीज के लिए होनी है। साथ ही साथ मैं सोमवार को 12 बजे मिलूंगी, मंडे को 12 बजे मिलूंगी। कल मेरी कोई क्लास नहीं है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ताकि आप लोग क्लास को ढूंढे नहीं। कल 12 बजे कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है, लेकिन सोमवार को 12 बजे जुड़िएगा, क्लास को मत छोड़िएगा। उत्तराखंड, झारखंड, यूपी टेट तीनों के सवाल लाऊंगी और तुम्हें दिखाऊंगी तीनों में क्या अंतर है। ठीक है, चलिए भाई, तो इजाजत दीजिए, कल अब आपसे मुलाकात करेंगे सोमवार को। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।